अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोग सर को जो है डिफरेंट चैनल्स पे हम देखते और सुनते रहते हैं, और आज जरा हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ना सिर्फ आईएमएफ की बल्कि हर उस कंट्री की जहां से पाकिस्तान कोई ना कोई पैसा लेने की कोशिश करता है और बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो आम पब्लिक है, जिसको आप कह लीजिए बाहर निकले, मार्केट में निकले या जिनसे मिलना जुलना होता है, हर एक को अब ये आदत पड़ती जा रही है कि हम काम कम करें या ना करें और हमें कहीं ना किसी तरीके से हमारे खर्चे पूरे होते रहे। ये जो एक माइंडसेट पाकिस्तानियों का बनता चला जा रहा है, क्या इसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट ही इस तरह की आती हैं और गवर्नमेंट्स ही लोन पे चल रही है, काम कोई नहीं हो रहा, तो पब्लिक ने सोचा हम भी क्यों करें, या कोई और वजह है? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर आज। देखिए, बात ये है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो बजाते खुद वजीफे लेते रहे। यानी जो कौमी शायर थे वो नवाब ऑफ बहावलपुर से वजीफा लेते रहे, और ये भी कहते हैं कि वो बरतानवी हुकूमत से एक वजीफा लेके वहाँ पे गए बरतानिया पढ़ने के लिए। बहरहाल जो भी है, लेकिन बहरहाल नवाब ऑफ बहावलपुर से तो वजीफा लेते रहे। जब पाकिस्तान वजूद में आया है तो जिन्ना ने 2 अरब डॉलर अमेरिका से मांगे कि हमें दें आप। अमेरिका ने दिए। उसके बाद फिर 2 अरब डॉलर तो नहीं दिए उन्होंने, लेकिन बहरहाल अमेरिकी इमदाद मिली इन्हें। और फिर 50s में भी कोल्ड वॉर का ज़माना था, उनको पैसे मिलते रहे। फिर अयूब खान का दौर आया, उसमें भी कोल्ड वॉर थी, बहुत पैसे मिले। फिर उसके बाद भुट्टो साहब आए। भुट्टो साहब के दौर में इतनी ज़्यादा वो अमदाद वगैरह बाहर से उस तरह से नहीं मिली भुट्टो साहब के दौर में। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में फिर बहुत पैसा आया बाहर से। वो अफगान वॉर की वजह से पैसे मिलते रहे। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ का दौर आया तो वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई थी। फिर इनको तकरीबन 22-23 अरब डॉलर अमेरिका ने दिए। कहाँ गए, किधर गए, किसी को पता नहीं। तो जब हुक्मरान पैसे लेते रहें और पैसे लेने में कोई आर महसूस ना करें, और आप देखें कि आपकी फौज के सरबराह जो हैं वो भी बाहर विजिट करते रहे। आपने अक्सर देखे वो खुद दौरे करते थे, कभी वो सऊदीया जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं। आप अपने वजीर आजम को देखते हैं कि वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, कभी कुवैत जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं। वहाँ वो जाहिर है पैसे मांगने के लिए जाते थे। तो अब जब आपके हुक्मरानों का, आपके रोल मॉडल्स का ये किरदार हो, ये कंडक्ट हो, तो वो तो फिर पूरी कौम को मुतासिर करेगा। तो वो तो फिर जाहिर है ऊपर से फिर आपने बेनजीर इनकम प्रोग्राम शुरू कर दिया। वो क्या है? वो सीधा सीधा लोगों को भिखारी बनाना है। यानी पैसे तो जितने भी आप लोगों को देंगे वो तो खर्च हो जाएंगे, उससे कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल चेंज तो आता है कि आप लोगों को पैसे ना दें, लोगों को स्किल्स दें, उनको कुछ सिखाएं, औरतों को कपड़े सीना सिखाएं, औरतों को कॉटेज इंडस्ट्री की कोई तरबियत दें, तो औरतें फिर वो कुछ काम करेंगी और खुद अपना पैसा जनरेट करेंगी। लेकिन आपने जो रोल मॉडल्स प्रेजेंट किए, अपने आप को रोल मॉडल के तौर पे जो आपने कौम के सामने रखा जिस तरह से, और जिस तरह से आप पैसे मांगते हैं, और फिर पैसे जब आपको मिलते हैं तो फिर आप ढोल बजाते हैं, फिर आप नाचते हैं, फिर आप कहते हैं जी हमें पैसे मिल गए, हमें आईएमएफ ने पैसे दे दिए, और साथ ही आप कहते हैं जी अब हम पैसे नहीं लेंगे। अब ये क्या बात है यार? यही वजीर आजम जो मौजूदा है, अभी पिछली जो एक आखिरी किस्त इनको मिली, तो ये बाकायदा नाच रहे थे कौम को खुशखबरी कि जी आईएमएफ ने वो पैसे दे दिए हैं, और फिर उसके बाद अब कह रहे हैं जी अगली किस्त नहीं लेंगे हम, इससे इसके बाद नहीं लेंगे। यार ये क्या, आप किस तरह का आप कंडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कौम के सामने? तो बात ये है कि जो आपके जो लीडर्स होते हैं, जो उनका कंडक्ट होता है, वही फिर कौम में सराहियत करते हैं और लोग उसको इमिटेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब वो हर बंदा जो है वो दूसरे की तरफ देख रहा है। आज मुझे सिर्फ़ आज के दिन में 3 फ़ोन आए हैं मुख्तलिफ जगहों से, जो उधार माँग रहे थे। हुँ, एक का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, हुँ, एक के कोई फ्रेंड आए हुए हैं इस्लामाबाद और उनको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, एक और हैं जिन्होंने कोई मकान का किराया देना है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा अब वो उसने यही रास्ता इख्तियार कर लिया है कि वो पैसे माँगे किसी से, पैसे ले, किसी से भीख माँगे। तो ये तो अब हमारा एक कह लें कि नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका है ये। जी अर्ज़। सर सर पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी पोलियो के लिए भी जो है वो इमदाद पाकिस्तान को जो है डोनेशन मिलती है। और कई दोस्त जो हैं हमारे, हम देखते हैं उनको कि वो सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जब तक ये इमदाद मिलनी बंद नहीं होगी पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं होगा। दुनिया से खत्म हो गया है लेकिन पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है। और यही हाल लोगों का, जैसे आपने कहा है, वही मैं भी देखती हूँ कि अच्छे भले लोग होते हैं कि अपने घर में भी रह रहे हैं, 2 गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, उसके बाद जो है वो अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं कि हमें तो जी गुज़ारा नहीं हो रहा है हमारा, हैंड टू माउथ हुए में। अच्छा, लोगों के पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वापस भी नहीं करते। तो ये एक मिज़ाज सा लोगों का बन गया है। लेकिन गवर्नमेंट का भी हाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है, पाकिस्तान से नहीं हो रहा। और अगर जिससे पैसा लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या और दूसरे इदारे हो गए, हमारे यहाँ कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो बेचारे अपना पैसा लेने के बजाय और पैसा दे देते हैं कि चलो अपने यहाँ कुछ थोड़ा लोगों की मदद कर दो। कि हम इसमें से निकल क्यों नहीं पा रहे? देखिए ना जी, आप इसलिए नहीं निकल पा रहे कि बड़ा एक आसान सा रास्ता है ये, हुँ, कि आपने बस कटोरा पकड़ लिया है और आप अपनी जो महरूमियाँ हैं, जो मजबूरियाँ हैं, उनका आप रोना रो रहे हैं और किसी ने 5 डाल दिए, किसी ने 10 डाल दिए, किसी ने 15 डाल दिए, वैसे तरस खा के किसी ने दे दिए। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पोलियो इरेडिकेट इस वजह से नहीं हो रहा, यानी अफ्रीका के बड़े छोटे-छोटे इंतहाई पसमानदा मुल्कों से इरेडिकेट हो गया है। हुँ, यहाँ से नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये थ्रेट देते हैं दुनिया को। ये ओए हमारे पास बम है, हमारे पास बम है, हमारे यहाँ पे पोलियो खत्म नहीं हुआ, हमें इमदाद दो, हमने खत्म करना है, नहीं तो क्या होगा, ये पूरी दुनिया में यहाँ से फैल जाएगा, ये यहाँ से फैल जाएगा यहाँ से, हुँ। ये दूसरे मुल्कों में चला जाएगा, पैसे दो, ताकि हम इसको खत्म करें, खत्म नहीं करेंगे। मतलब ये हमारा एक किरदार बन चुका है कि दुनिया को हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं भई, हमें नज़रअंदाज ना करना, हमने बम रखे हुए हैं, हमें नज़रअंदाज किया ना, तो फिर कुछ हो ना जाए, तो ध्यान रखना ज़रा। ये क्या है? यानी ये पॉलिसी बन चुकी है। वॉर ऑन टेरर खत्म नहीं हुई जी, अभी तक चल रही है जी। वो पैसे लेते रहे उसके, कोई 22-23 अरब डॉलर लेके वो खर्च कर दी, किधर गए, कहाँ गए, किसके पास गए, कोई समझ नहीं आई, कोई ऑडिट ही नहीं। हुँ। वो फिर देने वाले भी फिर उन्होंने कहा यार ये तो वो डबल गेम कर रहे हैं, ये हमसे पैसे लेते हैं और फिर ये इस जंग को खत्म भी नहीं करते और फिर और पैसे मांगते हैं, फिर और पैसे मांगते हैं। तो जहाँ पे आपकी जो ताकतवर हलके हैं और आपके जो फैसला साज इदारे हैं, वो ये काम कर रहे हो, तो वहां तो आम आदमी भी यही करेगा ना फिर। वो भी कहेगा यार हज का सीजन आ गया है, उम्रा सीजन आ गया है, ये रमजान शुरू हो गया है, चलो जी चलते हैं, है जी, मक्का मदीना चलते हैं, सर अच्छी वहां से भी खासी। तो पकड़े जाते हैं, सर वहां से भी तो, मक्का मदीना से भी तो कितने पाकिस्तानियों को अरेस्ट करके उन्होंने वापस भेजा है कि जी ये वहां पर भीख मांग रहे थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, काफ़ी उन्होंने पकड़े और उन्होंने भेजे, वापस भेजे। इसी तरह अभी आपको पता है कि 24 शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ के लोगों को यूएई वाले वीज़ा नहीं दे रहे और ये वो लोग हैं कि जो यहाँ से जाते हैं सिर्फ़ भीख माँगने के लिए और वहाँ पे जाके गिरोहों की सूरत में यहाँ से जाते हैं और भीख माँगते हैं वहाँ जाके। तो बात ये है कि जो
भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाके करेंगे एक पाकिस्तानी के तौर पे, वही आपके मुल्क के लोगों का एक कैरेक्टर, एक कंडक्ट, एक बिहेवियर तस्वर किया जाएगा। यानी अगर एक पाकिस्तानी दुबई की किसी शाहराह पे खड़ा भीख मांग रहा है, तो वहां पे अगर पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क के लोगों के कैरेक्टर को। इसका मतलब है पूरा मुल्क बेकारी है। तो ये अब हो रहा है इस वक्त दुनिया में। यानी हमारा वजीर आजम जो है वो कहीं जाता है तो वो फौरन अलर्ट हो जाते हैं कि ये पैसे लेकिन मांगने आ गया। सर ये तो पहले से चल रहा है, मतलब सालों से हो रहा है, ये सिर्फ इस वक्त की गवर्नमेंट का नहीं है। इमरान हाँ खान के टाइम पर भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने रात के 3 बजे मुबारकबाद लगा दी थी, जिसपे इंडियन टीवी ने बहुत मजाक बनाया था कि जी आईएमएफ ने लोन जो है, जाहिर है कि उनके आवर्स का डिफरेंस है, तो वहां से जिस वक्त हुआ उन्होंने रात के 3 बजे मुबारकबाद लिख दी। ये वो कौम है जो कर्जा मिलने पर या डोनेशन मिलने पे मिठाइयां बांटती है। तो हाँ जी। हमें क्या वजह है कि हमारी गवर्नमेंट हो गई या स्टैब्लिशमेंट हो गई है, जो लोग मुल्क चलाते हैं, इनका दिल नहीं करता कि हमारे यहाँ भी कोई एनर्जी सेक्टर पे काम किया जाए, हम भी खुद का अपना खुद कमाएं खुद खाएं वाली हालत में आए, या हम बस दूसरों से ही ले लेकर खाने के आगे भी यही करेंगे। असल में जी बहुत से मसले हैं। अब ये पूरे मुल्क का जो निज़ाम है इतना पेचीदा हो चुका है कि किसी के लिए भी किसी एक डायरेक्शन में चलना बड़ा मुश्किल हो गया। हम्म, तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ती हैं ना, पूरे सिस्टम को तब्दील करने के लिए। अब सिस्टम को कंट्रोल करने वाले इतने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मैदान में आ चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि असल पॉलिसी मेकर कौन है। तो उसमें फिर आसान तरीन जो रास्ता है वो यही है कि यार अब मुल्क तो चलाना है, अपना घर भी चलाना है, दोनों चीजें चलानी है। तो आसान तरीन रास्ता क्या है? आसान तरीन रास्ता यही फिर रह जाता है कि भीख मांगी जाए, कर्जे लिए जाएं, और कर्जे लेके डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं उनका इंतज़ाम किया जाए। बाकी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। आज का इंतज़ाम करें और उससे मुल्क को भी चलाएंगे और अपना घर भी चलाएंगे। और तो घर सर जो है, जो चीजें बेच रहे हैं सर, जो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं ये हर इदारे को, उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए वो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उससे भी। पहली बात ये है कि वो जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो अब किस स्टेज पे है। बड़े अरसे से सुन रहे हैं जी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब प्राइवेटाइजेशन क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है? यानी मैंने तो ये सुना है कि 7 मुख्तलिफ पार्टीज इंटरेस्टेड थी, जिनमें से 4 जो है वो भाग गई हैं, अब 3 रह गई हैं। उनके साथ भी कुछ नाजुक मामलात के ऊपर समझौता नहीं हो पा रहा। इसी तरह और इदारे हैं, उनकी ये जो स्टील मिल है कराची की, उसका भी मामला खटाई में पड़ा हुआ है। देखिए ना, बात ये है कि ये बहरहाल एक बड़े डिसीजंस होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हों और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के फैसला किया जाए। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट बहुत पीछे चला गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हैं। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हों, वहाँ पे तो फिर वो क्लैश करते हैं ना, वहाँ पे क्लैश करते हैं कि मिसाल के तौर पे कुछ यूनियंस हैं, वो नहीं चाहेंगी कि प्राइवेटाइजेशन हो। गवर्नमेंट के अंदर ऐसे हलके हैं, ताकतवर हलके हैं, जो नहीं चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो, उनको फ़ायदा हो रहा है उससे। इसी तरह फिर कुछ और ताकतवर हलके हैं आपके मुल्क के अंदर, वो ये देखते हैं जनाब कि हमें इस प्राइवेटाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा? क्या हमें भी कोई फ़ायदा होगा इससे? तो वो अब जब इतने मुख्तलिफ हलके स्टेक होल्डर बन जाएँ और हुकूमत इंतहाई कमज़ोर हो, हुकूमत को पता ही ना हो कि कल क्या होने वाला है, हुकूमत का वज़ीर दिफ़ा कह रहा हो जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होने वाला है अगले चंद दिनों में। अब जहाँ पे ये सूरत हाल हो, वहाँ पे मेजर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? हो ही नहीं सकती। तो इन हालात में फिर यही आसान तरीन तरीका यही रह जाता है जी कि बस उधार पकड़ो, अपना
टाइम पूरा करो, फिर आगे देखा जाएगा, या हम जब चले जाएंगे तो आने वाला देख लेगा। तो हाँ, यही फिर वो हमारी, जाने, वो जाने हाँ, उसका काम जाने। वो जाने उसका काम जाने, और आईएमएफ जाने और वर्ल्ड बैंक जाने। हम आराम से अब आराम करते हैं, अब हमने मगर काफी। ये सारी चीजें सर सोसाइटी को हमारी बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। अभी जैसे आपने भी बताया, मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है कि लोग, पहले जो लोग होते थे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, वो मतलब अपने, कहना चाहिए कि जेवर बेच देंगे, घर का सामान या कुछ भी, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे, या अपना रोना नहीं रोते थे। बाहर अगर किसी से मुलाकात हो तो लोगों को पता भी नहीं लगता था कि इनके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब तो लोगों को सब कुछ होते हुए भी उनकी कोशिश होती है किसी से हम कुछ निकाल लें, और उसके बाद जब कोई वापस मांगे तो फिर आगे से कहते हैं, कर लो जो करना है। तो ये वाली जो सोसाइटी हमने डेवलप की है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली ना, अगर आप 10 लोगों से मिले तो 5 आपको इसी तरह के मिलते हैं। और ये वो लोग नहीं है जो सड़क पे मांग रहे हैं, वो लोग हैं जो आपके ड्राइंग रूम में बैठ के आपको लूट रहे हैं। तो मैं ये सोसाइटी हमने कैसे बना दी? मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे इख्तलाफ करूंगा। ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा रहा है। अच्छा। ये जब पार्टीशन हुई है, हम्म। तो यहाँ पे जो मेजर शहर थे ना, यानी आप रावलपिंडी को ले लें, रावलपिंडी में 56% हिंदू और सिख थे पिंडी में। हम्म। ये जो हमारे साथ पिंडी है, 56% हिंदू और सिख थे। उनके पास बिजनेसेस, प्रॉपर्टी वगैरह सारी उनके पास थी। लाहौर में मेजॉरिटी जो बिजनेस था, जो प्रॉपर्टी थी, वो हिंदुओं और सिखों की थी। मॉडल टाउन लाहौर जो था, उसमें 1300 फैमिलीज रहती थी, जिसमें 1100 हिंदुओं और सिखों की फैमिलीज थी। एलीट क्लास जो थी, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स थे सारे, हमारे यहाँ जो कॉलेजों के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, इंजीनियर्स थे, वो हिंदू और सिख थे। मुसलमान तो बहुत ही कम थे। अब हुआ क्या कि पार्टीशन पे हमने, यानी इस्लाम का नाम लिया और उनको यहाँ से भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि वो सारी जो क्लास थी, यानी 23% जो हिंदू और सिख थे और दूसरी माइनॉरिटीज थी, अब वो इस वक्त जो है वो 3% से भी कम रह गई हैं। ठीक है, वो सारे चले गए यहाँ से। अब वो ये जब गए तो उनकी प्रॉपर्टीज तो यहीं पे थी, बिजनेसेस यहीं पे थे, तो वहां से जो लोग आए, जो पुदीने के बाग छोड़ के आए वहां पे, उन्होंने आके कहा जी साड़ी तो बड़ी जायदादा सन उत्थे। एक बंदे ने आके 8 चाबियां दिखाई कि जी ये 8 चाबियों का गुच्छा देखें, 8 हवेलियां छोड़ के आ रहा हूं मैं। इन्होंने 8 हवेलियां उसको अलॉट कर दी। एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे वहां पे मलिहाबाद में आम के बागात थे 50 एकड़ पे। उन्होंने कहा जी सबूत कोई? उसने कहा जी मैं कागज पे भी लिख के देता हूँ आपको। वो लिख के दे दिया। इन्होंने जनाब यहाँ पे अलॉटमेंट कर दी, जमीनें दे दी लोगों को, हवेलियां, मकान, बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल रोड जो था वो सारा हिंदू सिखों का था, वो पैसे बांट दिया गया लोगों के जबानी बयानात के ऊपर। यानी फर्ज करें मैंने कुछ क्लेम किया है तो 2 बंदे मेरे साथ मिल गए, उन्होंने गवाही दे दी, हाँ जी बड़ा अमीर आदमी था ये भरतपुर में। अच्छा, फिर मैंने और एक और बंदे ने मिलके वो उनमें से वो तीसरे की गवाही दे दी। फिर वो पहले और तीसरे ने मिलकर दूसरे की गवाही दे दी। जबानी गवाहियों के ऊपर करोड़ों की जायदादें जो हैं वो लोगों ने अलॉट कराई। तो करप्शन की और भीख की और इलीगल तरीके से चीजें हासिल करने की जो बुनियाद पड़ी है वो पार्टीशन पे पड़ी है। और वो जाहिर है वो फिर हमारे लीडर भी यही करते रहे सारा। लियाकत अली खान जो है उसने बकायदा तौर पे कहा कि भाई वो लखनऊ वालों और कानपुर वालों और पटना वालों, और जल्दी आओ यहाँ पे, देखो कितनी जायदादें छोड़ के गए हैं ये हिंदू सिख, आके कब्जे करो। और फिर वो आए वहां से और आके जनाब वो फिर सारे, यानी वो आके उन्होंने कब्जे किए यहाँ पे। जिसके पास कुछ भी नहीं था वो एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक बन गया, वो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बन गया, उसके पास जमीनें भी आ गई, बागात भी आ गए। तो करप्शन की जो बुनियाद है और जो ये, यानी एक बड़े आसान तरीन अंदाज में किसी की प्रॉपर्टी हथियाने का जो आगाज है, ये तो पार्टीशन से हो गया था। ये तो पार्टीशन से हो गया था। ये तो यानी
मुल्क ही जो है वो इस तरीके से जब बना है, तो लीडर जो थे, यानी जब पाकिस्तान बना है, चीज ये थी कि एक महाजरीन की आबादकारी की जाती, लैंड रिफॉर्म्स किए जाते, इलेक्शंस किए जाते और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता। इंडिया ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमारा 56 में आया पहला, जो कि 58 में एब्रोगेट हो गया, खत्म हो गया। इलेक्शंस नहीं होने दिए, 47 में मुल्क बन रहा है, 70 में पहले इलेक्शंस हो रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुए ही नहीं। और सर इसीलिए तो सुना पार्टीशन करवाया गया था कि लैंड रिफॉर्म्स करने जा रहा था भारत, और यहाँ के वडेरे चाह रहे थे कि ना हो। और मुस्लिम लीग भी इसीलिए बनी थी ना 1906 में, कि उससे पहले लैंड रिफॉर्म्स की बातें शुरू हो गई थी इंडिया में, कांग्रेस ने शुरू की थी, तो इन्होंने फिर फौरी तौर पे 1906 में मुस्लिम लीग बनाई कि यार हमारी जमीनें ना चली जाएं कहीं। तो ये होता रहा। अच्छा, तो वो फिर जब ये सिलसिला शुरू हो गया एक तरह से, तो मुल्क बना है। अब आप जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उन पे तवज्जो दो यार। और ये जनाब वहां पे वजारतों के ऊपर लड़ाइयां हो रही थी और एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे थे कि मुझे ये वजारत दें और मुझे ये दें और ये दें और ये दें। तो एक एक बंदे ने पता नहीं क्या क्या कुछ रखा हुआ था, यानी अपने पास। वो भी लड़ रहे थे, वो जो ऊपर थे बैठे हुए वजारतों के ऊपर, ग्रैब कर रहे थे ना हर चीज। अब मुफ्त में मिल गई, यानी जेल जाना ही नहीं पड़ा किसी को, कोई स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, और मुफ्त में इतना बड़ा मुल्क मिल गया। इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मजेदार काम है। फिर वही हो गया, लूटो ते फूटो वाला काम शुरू हो गया, वो जो वो शुरू हो गया, 47 से शुरू हुआ है। और फिर देख लें आप कि उसके बाद फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद अल्टीमेटली फिर वो 58 में फौज आ गई, फिर फौज ने वही काम शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा बाकी सबको साइड पे करो, हम खुद ही कर लेंगे। हाँ हाँ, और उन्होंने कहा साइड पे करो इनको। पहले और वो अभी पहले तक वो वही है। बिहाइंड द सीन्स थे, फिर वो फ्रंट पे आ गए। हाँ पहले ऐसा बिहाइंड ही द है सीन्स, बिल्कुल। यानी 50s में वो बिहाइंड द सीन्स थे ना। लेकिन उन्होंने जी जी। फिर कहा, उन्होंने कहा यार नहीं यार, ये अब खुद ही संभालो सारा कुछ। फिर वो शुरू हो गए। तो अब तो इस वक्त ये है कि अब तो आपको यही नहीं पता इस वक्त, इस लम्हा मौजूद में, कि भाई इस वक्त इस मुल्क पे किसकी हुक्मरानी है। आप मुझे बता दें किसकी हुक्मरानी है। आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है जी। जिसकी भी है, शहबाज शरीफ साहब की बहरहाल नहीं है। शहबाज की नहीं, शहबाज की नहीं है। हाँ। मुझे बड़े और मासूम से लगते हैं कभी कभी बेचारे, उनकी वो उनका कोई लेना देना नहीं है किसी वो चीज में। भी अब बस कुछ उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। पॉपेट्स की तरह वो बस वो भी चलते हैं, और बहुत कभी ज्यादा। वो अताउल्ला तारड़ को आगे कर देते हैं, यार ये बातें करनी है, मैं तो नहीं करता, तुम कर दो। कभी वो मरीम नवाज को कहते हैं तुम कर दो, कभी वो अजमा बुखारी को कहते हैं चलो तुम अब कर दो ये बातें। हाँ आजकल वो अदलिया के ऊपर चढ़ाई की हुई है उन्होंने पंजाब की बिल्कुल। तरफ से, यानी शहबाज शरीफ को कहा जाता है वो पीछे हट जाते हैं, इनको आगे कर देता है। अभी ऐसा ये ही जो है सर। जी। तारड़ वाला जो हुआ है, इसमें हम्म वो नजम सेठी साहब कह रहे थे जी कि हिदायत मिली इन लोगों को हम्म। कि जनाब ये कहो कि पीटीआई को हम बैन कर रहे हैं, ऐलान करो। तो वो शहबाज शरीफ को कहा गया, उसने कहा मैं तो नहीं कहता, अता तारड़ यार तुम कह दो। अता तारड़ ने कह दिया, बाद में फिर पीछे हट के सारे। अब अता तारड़ खड़ा हुआ है, कभी इधर देख रहा है उधर देख रहा है कि यार ये हुआ क्या है। वो, बात ये है वो, कि जब आपकी हुकूमत इतनी कमजोर हो, आपको पता ही ना हो कि डिसीजन मेकिंग किसने करनी है। और यही वजह है ना, एक बड़ी वजह ये भी है कि अब जो डोनर एजेंसीज है ना, वो भी खासे इस हवाले से मोहतात हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वो पॉलिटिकल भी जाना चाहिए। इंस्टेबिलिटी जब होती है तो फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डिपेंडेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं है। तो इसी वजह से आप देखें ना कि लोग बड़े मोहतात हो गए हैं पैसे देने में। चाइना ने भी होना कुछ भी नहीं दिया चाहिए इनको। सर। हाँ, होना भी चाहिए। इसी का अमेरिका सर भी एक कुछ नहीं दे तरीका रहा होता है ना, पानी। आप 25 या 26वें प्रोग्राम में जा रहे हैं, मतलब हद होती है कोई।
हाँ जी। कुछ अपने आप करना ही नहीं चाह रहे तो जाहिर है फिर यही हाल होगा। उसके बाद कहते हैं जी लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग हमें पूछते नहीं है। भाई लोग क्या पूछेंगे, आप तो जहां नहीं, आप जाते वैसे उन्होंने कहा है, लोग आप डर कहा है, जाते हैं। शहबाज जी साहब ने कहा है, अगला प्रोग्राम अगला नहीं होने देना। आगे नहीं, आगे आगे आईएमएफ का नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। मतलब बोलेंगे वो प्रोग्राम तो उड़ गया, इसलिए कि वो शहबाज शरीफ खुद नहीं होंगे अगले प्रोग्राम तक, हाँ, तो जो आएगा वो कहेगा प्रोग्राम तो उड़ गया, और हाँ, फिर उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होगा। उन भाई उनका अभी अभी ये प्रोग्राम भी जो है ना, ये भी अभी जो उनकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अप्रूव करना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें आपके जो दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी एश्योरेंसेस भी चाहिए। बिल्कुल, वो तो हमेशा मांगते हैं वो, बल्कि सऊदी अरब ने पहले कहा था अमेरिका से लेकर आओ, आईएमएफ कह रहा था पहले सऊदीया से लेकर आओ, एक टाइम ये भी चला था इमरान खान के वक्त कि वो कहते हाँ थे जी। उधर से लाओ, वो कहते थे उधर से लाओ। लेकिन बहरहाल हम भिखारी बाय चॉइस हैं, मतलब अगर हम काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम आदी हो गए हैं कि हमें इसी तरीके से बैठ के खाना है, या इसी तरीके से लोगों से मांग तांग के गुजारा करना है, हम काम करना ही नहीं चाहते। वो कौम में वो जज्बा ही नहीं रहा है कि मेजोरिटी में कि वो काम करना चाहे। वो चाहती बस ठीक है किसी तरीके से बस हमारा जो है ना घर चलता रहे। और शायद यही वजह है कि आज हम इस जगह हैं और हमारे पासपोर्ट की जो इज्जत है वो भी सभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक बहुत यू जी। शुक्रिया। थैंक यू।